नमस्कार दोस्तों, हमारा भारत देश वीरों का देश है। हमारे भारत देश पर कई सारे वीर सपूतों ने जन्म लिया। हमारे भारत देश में ऐसे ऐसे वीर योद्धा पैदा हुए जिन्होंने अंग्रेजों और मुगलों से लड़ाइयाँ लड़ी और हमारे देश को आज़ाद कराने में और मुगलों और अंग्रेजों के जुल्म और अत्याचार से हमें निजात दिलाई। इस वीडियो में आज हम उस योद्धा की कहानी बताने जा रहे हैं जिन्होंने मुगलों से लोहा लिया और हमें मुगलों के अत्याचार से निजात दिलाई। तो अगर आप इस तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं और इतिहास और भारत के इतिहास के बारे में जानना अगर आप पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें। चलिए वीडियो को अब आगे बढ़ाते हैं बिना किसी देरी किए हुए। हम बात कर रहे हैं बंदा सिंह बहादुर के बारे में। बंदा सिंह बहादुर के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी विपरीत दिशा में जी। किशोरा अवस्था में संत बनने वाले बंदा सिंह बहादुर अपनी जिंदगी के बाद के सालों में सांसारिक जीवन की तरफ लौटे। ऐसे लोग कम देखने में आते हैं जो बहुत कम समय में हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अध्येता से एक बहादुर योद्धा और एक काबिल नेता में तब्दील हो गए हों। बंदा सिंह बहादुर गुरु गोविंद सिंह से मुलाकात से पहले वो वैष्णव और शैव परंपराओं का पालन कर रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने सैनिक प्रशिक्षण, हथियारों और सेना के बिना 2500 किलोमीटर का सफर तय किया और 20 महीने के अंदर सरहिंद पर कब्जा कर खालसा राज की स्थापना की। बंदा सिंह बहादुर का जन्म 27 अक्टूबर सन 1670 को राजौरी में हुआ था। बहुत कम उम्र में वो घर छोड़कर बैरागी हो गए थे और उन्हें माधोदास बैरागी के नाम से भी जाना जाने लगा था। बंदा सिंह बहादुर अपने घर से जब निकले तो वे देश भ्रमण करते हुए महाराष्ट्र में नांदेड़ पहुंचे, जहां 1708 में उनकी मुलाकात सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह से हुई। गुरु गोविंद सिंह ने उन्हें अपनी तपस्वी जीवन शैली त्यागने और पंजाब के लोगों को मुगलों से छुटकारा दिलाने का काम सौंपा। J.S. ग्रेवाल ने अपनी किताब सिख ऑफ पंजाब में लिखते हैं कि गुरु गोविंद सिंह ने बंदा सिंह को एक तलवार, 5 तीर और 3 साथी दिए थे। साथ ही उन्होंने एक फरमान भी दिया जिसमें कहा गया था कि वो पंजाब में मुगलों के खिलाफ सिखों का नेतृत्व करेंगे। गोपाल सिंह ने अपनी किताब गुरु गोविंद सिंह में इसका और वर्णन करते हुए लिखा है कि गुरु ने बंदा बहादुर को 3 साथियों के साथ पंजाब कूच करने का निर्देश दिया। उनसे कहा गया था कि जो सरहिंद नगर पर जाकर कब्जा करें और अपने हाथों से वजीर खां को मृत्युदंड दें। बाद में गुरु भी उनके पास पहुंच जाएंगे। बंदा सिंह बहादुर पंजाब की तरफ निकल पड़े, लेकिन कुछ दिन बाद ही जमशीद खान नाम के एक अफगान ने गुरु गोविंद सिंह पर खुखरी से वार किया। गुरु गोविंद सिंह कई दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच झूलते रहे। गुरु गोविंद सिंह घायल होने और अपनी मृत्यु के बीच गुरु गोविंद सिंह अगर चाहते तो अपने पूर्ववर्तियों की तरह किसी व्यक्ति को अगला गुरु नामांकित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने साफ कहा कि उनके बाद गुरु ग्रंथ साहब को सिखों के अस्थायी गुरु का दर्जा दिया जाएगा। वर्ष 1709 में जब मुगल बादशाह बहादुर शाह अभी भी दक्षिण में लड़ाई लड़ रहा था, बंदा बहादुर उस समय पंजाब में सतलज नदी के पूर्व में जा पहुंचे और सिख किसानों को अपनी तरफ करने के अभियान में जुट गए। सबसे पहले तो उन्होंने सोनीपत और कैथल के मुगलों का खजाना लूटा। मशहूर इतिहासकार हरिराम गुप्ता ने अपनी किताब लेटर मुगल हिस्ट्री ऑफ पंजाब में उस जमाने के मुगल इतिहासकार खफी खां को कहते बताया कि 3 से 4 महीने के भीतर बंदा बहादुर की सेना में करीब 5000 घोड़े और 8000 पैदल सैनिक शामिल हो गए। कुछ दिनों बाद इन सैनिकों की संख्या बढ़कर 19,000 हो गई। जमींदारों के अत्याचार से त्रस्त सरहिंद के किसान बहुत कठिन जीवन बिता रहे थे। उनको एक निडर नेता की तलाश थी और वे ये भी नहीं भूल पाए थे कि गुरु गोविंद सिंह के बेटों के साथ क्या हुआ था। उस इलाके के सिखों ने बंदा सिंह बहादुर को घोड़े और धन उपलब्ध करवाए। कई सालों से मनसबदारों ने अपनी सैनिकों के वेतन नहीं दिए थे, इसलिए वो लोग भी जीवन यापन की तलाश में थे, जिसने उन्हें बंदा बहादुर के साथ आने के लिए प्रेरित किया। औरंगजेब के बाद नए मुगल बादशाह बहादुर शाह की छवि उत्तरवादी जरूर बन गई, लेकिन वो चूंकि पंजाब और दिल्ली से दूर था इसलिए उनके अपने अफसर और आम लोग उन्हें बहुत कमजोर समझने लगे। सन 1713 से 1717 तक बंदा सिंह बहादुर
यहीं पर रह रहे थे। लोगों के मन में बादशाह को जो डर था वो जाता रहा। नवंबर सन 1709 में बंदा बहादुर के सैनिकों ने अचानक सरहिंद के कस्बे समाना पर हमला बोला। समाना पर हमला करने की वजह ये थी कि 34 साल पहले गुरु तेग बहादुर का सिर कलम करवाने वाला और गुरु गोविंद सिंह के लड़कों को मारने वाला व्यक्ति वजीर खां उसी शहर में रह रहा था। समाना के पास सिंधौर के मनसबदार उस्मान खान ने गुरु गोविंद सिंह से दोस्ती रखने वाले एक मुस्लिम पीर को तंग किया करता था, इसलिए वहां कत्ले आम का आदेश दिया गया। बाद में खफी खान ने लिखा कि बंदा ने मुगल अफसरों को आदेश दिया कि वो अपना पद छोड़ दें। समाना को बचाने के लिए दिल्ली से सरहिंद को कोई मदद नहीं भेजी गई। सरहिंद दिल्ली और लाहौर के बीच बसा शहर था। यहाँ मुगलों ने बड़े बड़े भवन बनवा रखे थे और ये उस समय पूरे भारत में लाल मलमल बनाने के लिए मशहूर था। बंदा बहादुर ने मई 1710 में सरहिंद पर हमला बोल दिया। बंदा बहादुर की फौज में 35,000 लोग थे। इनमें से 11,000 भाड़े के सैनिक थे और वजीर खां के पास अच्छी ट्रेनिंग लिए हुए 15,000 सैनिक थे। कम संख्या में सैनिक होने के बावजूद भी वजीर की सेना के पास सिखों से बेहतर हथियार था। उनके पास कम से कम 2 दर्जन तोपें थीं और उनके साथ आधे सैनिक घुड़सवार भी थे। 22 मई सन 1710 को हुई इस लड़ाई में बंदा ने ये मानते हुए कि सबसे कमजोर तोपखाने को हमेशा बीच में रखा जाता है, बीच में रखी 4 तोपों पर सबसे पहले हमला बोला। इस हमले की कमान उन्होंने भाई फतेह सिंह को दी। आमने सामने की लड़ाई में फतेह सिंह ने वजीर खां के सिर पर वार किया। जैसे ही सरहिंद के सैनिकों ने अपने सेनापति का सिर कटकर जमीन पर गिरते हुए देखा, उनका मनोबल गिर गया और वो मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। इस लड़ाई में बंदा बहादुर की जीत हुई। सरहिंद शहर को मिट्टी में मिला दिया गया। इसके बाद जब बंदा बहादुर को खबर मिली कि यमुना नदी के पूर्व में हिंदुओं को तंग किया जा रहा है, तो उन्होंने यमुना नदी पार की और सहारनपुर शहर को बर्बाद कर दिया। बंदा बहादुर के हमलों से उत्साहित होकर स्थानीय सिख लोगों ने जालंधर, द्वाबा में राहोन, बटाला और पठानकोट पर कब्जा कर लिया। बंदा सिंह बहादुर ने अपने नए कमान केंद्र को लोहगढ़ का नाम दिया। सरहिंद की जीत को याद करते हुए उन्होंने नए सिक्के ढलवाने और अपनी नई मोहर जारी की। उनके सिक्कों पर गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के चित्र थे। वर्ष सन 1710 में 66 वर्षीय मुगल बादशाह बहादुर शाह स्वयं बंदा सिंह बहादुर के खिलाफ जंग के मैदान में उतरा। बंदा बहादुर को ध्यान में रखकर मुगल बादशाह बहादुर शाह ने आदेश दिया कि अब वह दिल्ली की बजाय लाहौर उनकी राजधानी होगी। दक्षिण से लौटते ही बहादुर शाह दिल्ली में नहीं रुका और उसने सीधे लोहगढ़ की तरफ कूच कर दिया। मुगल फौज बंदा की सेना से कहीं बड़ी थी। बंदा का भेष बदलकर लोहगढ़ से निकल जाने के लिए मजबूर हुआ। बहादुर शाह ने लाहौर से ही उन्होंने बंदा को पकड़ने के लिए अपने सैन्य कमांडर भेजे। तब तक बंदा ने अपने को और अपनी पत्नी और कुछ अनुयायियों के साथ पहाड़ों में छिपा लिए थे। जब एक कमांडर खाली हाथ लौटा तो बहादुर शाह ने उसको किले में ही हिरासत में रखने का आदेश दे दिया। लाहौर में सिखों के घुसने पर पाबंदी लगा दी गई, लेकिन बंदा के साथी रात में रावी नदी में तैरते हुए लाहौर के बाहरी इलाके में आते और मुगल प्रशासन को तंग करने के बाद सुबह होने से पहले तैरते हुए उसी नदी से वापस चले जाते थे। फारूक सिहर ने बंदा को पकड़ने की जिम्मेदारी समद खां को सौंपी, लेकिन 1712 में बहादुर शाह का निधन हो गया। इसके बाद हुई लड़ाई में सत्ता पहले जहांगीर के हाथ में आई और फिर उनके भतीजे फारूक सिहर को मुगल ताज मिला। फारूक सिहर ने कश्मीर के सूबेदार अब्दुल समद खां को बंदा सिंह बहादुर के खिलाफ अभियान शुरू करने का आदेश दिया। समद खान ने 1713 आते आते बंदा बहादुर को सरहिंद छोड़ने पर मजबूर कर दिया, लेकिन उनके और समद खां के सैनिकों के बीच लुका छिपी का खेल चलता रहा। आखिरकार समद खां को बंदा बहादुर को आजकल के गुरदासपुर शहर से 4 मील दूर गुरदास नांगल गांव में बने एक किले में पकड़ लिया गया। वहां किले का इतना जबरदस्त घेरा लगाया गया कि
उसके अंदर अनाज का दाना तक नहीं पहुंच पाया। किले के अंदर भूखमरी फैल गई और बंदा के साथियों ने गधों और घोड़ों का मांस खाकर किसी तरह स्वयं को जीवित रखा। बंदा बहादुर और उनके साथियों ने घास, पत्तियां और मांस पर गुजारा करते हुए बंदा बहादुर ने ताकतवर मुगल सेना का 8 महीनों तक बहुत ही बहादुरी से सामना किया। आखिरकार दिसंबर सन 1715 में समद खां को बंदा बहादुर का किला भेदने में सफलता मिल गई। बंदा बहादुर को पकड़ करके दिल्ली लाया गया। बंदा बहादुर के आत्मसमर्पण करने के बाद उनके बहुत से साथियों को गुरदास नांगल में ही मार दिया गया। दूसरे लोगों को लाहौर लौटते समय रावी किनारे कत्ल कर दिया गया। सूबेदार ने विजेता की तरह लाहौर शहर में प्रवेश किया। उसके पीछे बंदा और उनके सैनिकों के बीच बंदा बहादुर चल रहे थे। सभी बंदियों को जंजीर से बांधकर गधों या ऊंटों पर बैठने के लिए मजबूर किया गया था। समद खां ने बादशाह से बंदा बहादुर को खुद दिल्ली ले जाने की अनुमति मांगी, लेकिन बादशाह ने ये अनुमति नहीं दी। तब अगले दिन समद खां ने अपने बेटे जकरिया खां के नेतृत्व में इन कैदियों को दिल्ली के लिए रवाना किया। 27 फरवरी को इस जुलूस ने दिल्ली के अंदर प्रवेश किया। जुलूस को देखने के लिए भारी संख्या में दिल्ली वासी सड़कों पर उतर गए थे। कहा जाता है कि इस जुलूस में करीब 744 जीवित सिख कैदी चल रहे थे। उन कैदियों को दो दो करके बिना काठी वाले ऊंटों पर बांधा गया था, यानी कि 377 ऊंटों का काफिला उनके साथ चल रहा था। प्रत्येक कैदी का एक हाथ गर्दन के पीछे और एक लोहे के जंजीर से बांधा हुआ था। इसके अलावा उन्होंने लंबे बांसों पर मारे गए 2000 सिखों के सिर लटका कर रखे थे। उनके पीछे बंदा बहादुर निडरता से चल रहे थे। उन्हें एक लोहे के पिंजड़े में डालकर हाथी पर सवार करवाया गया। उनके दोनों पैर लोहे की सलाखों से बांधे हुए थे। उनके बगल में नंगी तलवारें लिए 2 मुगल सिपाही खड़े हुए थे। इन सभी कैदियों को 1 हफ्ते कैद में रखने के बाद 5 मार्च सन 1716 को उनको कत्ले आम शुरू हुआ। हर सुबह कोतवाल शरफ खां ने इन कैदियों से कहा था, तुम्हें अपनी गलती सुधारने का आखिरी मौका दिया जा रहा है। सिख गुरुओं की शिक्षा में अपना विश्वास समाप्त करो और इस्लाम धर्म कबूल कर लो, तुम्हारी जिंदगी बख्श दी जाएगी। लेकिन हर सिख ने मुस्कुराते हुए ना में अपना सिर हिलाकर कोतवाल की पेशकश का जवाब दिया। 7 दिनों तक लगातार हुए सिख कैदियों के नरसंहार के बाद उसको कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया। कोतवाल ने फर्रुखसियर को सलाह दी कि बंदा बहादुर को अपने फैसले पर पुनः विचार करने के लिए कुछ समय और दिया जाए। जेल में एकांतवास में रह रहे बंदा बहादुर की कोठरी के सामने से जब भी कोतवाल शरफ खां गुजरता तो उन्हें अपनी माला के दाने गिनता हुआ पाता। कोतवाल शरफ खां ने क्रूरता की सभी हदें पार कर दी थी। 9 जून 1716 को बंदा और उनके कुछ साथियों को कुतुब मीनार के पास महरौली में बहादुर शाह की कब्र में ले जाया गया, जहां पर उनके सामने सिर झुकाने के लिए कहा गया। बंदा बहादुर के 4 साल के बेटे अजय सिंह को उनके सामने लाकर बैठा दिया गया। कोतवाल शरफ खां के इशारे पर अजय सिंह के तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। बंदा बिना हिले डुले बैठे रहे। अजय सिंह के दिल को उसके शरीर से निकालकर बंदा बहादुर के मुंह में ठूंस दिया गया। इसके बाद जल्लादों ने अपना ध्यान बंदा की तरफ केंद्रित किया। उनके शरीर के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए और उनको जितना संभव हो सका जीवित रखा गया। आखिरी में जल्लादों ने तलवार के एक वार से ही उनके सिर को उनके धड़ से अलग कर दिया। बंदा सिंह बहादुर की मौत के 2 साल बाद शहीद भाइयों ने मराठों की मदद से फर्रुखसियर को न सिर्फ गद्दी से हटाया बल्कि गिरफ्तार कर उसकी आंखें भी फोड़ दी। इसके बाद मुगल साम्राज्य का भी विघटन होता चला गया और आखिरकार नौबत यहाँ तक पहुंची कि दिल्ली का बादशाह अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली बनकर दिल्ली के लाल किले से कुतुब मीनार तक ही सिमट कर रह गया। काबुल, श्रीनगर, लाहौर पर रणजीत सिंह का कब्जा हो गया और दक्षिण भारत से लेकर पानीपत तक का विशाल भूभाग मराठों के हाथों में चला गया। तो यह कहानी थी बंदा सिंह बहादुर की, जिन्होंने कभी भी इस्लाम को कबूल नहीं किया और मुगलों के सामने अपना सर कभी नहीं झुकाया। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।